प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात करना और मैट्रिक्स के एडजॉइंट पर आधारित विभिन्न प्रश्न। विद्यार्थियों, सहखंड ज्ञात करने की विस्तृत प्रक्रिया हम देख चुके हैं। अब इन्हीं कुछ सवालों की हम पुनरावृत्ति करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं, हमें एक प्रश्न दिया हुआ है जिसके उपसारणिक हमें प्रदर्शित हो रहे हैं M11 M12 से। उपसारणिक सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे और उसके बाद अगली प्रक्रिया होती है सहखंड ज्ञात करने की। तो मान लीजिए कि 1 1 अर्थात फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यहाँ हमें 1 1 दिखाई दे रहा है। इसके लिए यदि हमें उपसारणिक बनाना है तो इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम छोड़ देते हैं और जो एलिमेंट हमें दिख रहे हैं 5 -1 1 2 ये M11 कहलाता है, अर्थात 1 1 एलिमेंट का उपसारणिक या माइनर। तो इसी प्रकार से हम हर एलिमेंट के लिए माइनर्स ज्ञात कर लेंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमने, चूँकि ये 3/3 का सारणिक है इसलिए 9 माइनर हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब अगली प्रक्रिया होती है सहखंड ज्ञात करने की। तो माइनर्स की सहायता से सहखंड ज्ञात किए जाते हैं। अंतर क्या होता है? A11 अगर हमें कोफैक्टर ज्ञात करना है, सहखंड ज्ञात करना है, तो जो इसका उपसारणिक है उसमें हम -1 की पावर 1 + 1 का गुणा करते हैं। आप देख सकते हैं -1 की पावर 1 + 1 का M11 में गुणा किया और उसके बाद हमने हल किया तो A11 का मान प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से A12 के लिए -1 की पावर 1 + 2 उसमें M12 का गुणा करेंगे। इस तरह से हम सारे सहखंड ज्ञात कर लेंगे उपसारणिकों की मदद से। तो ये प्रक्रिया हो गई हमारी उपसारणिकों के द्वारा सहखंड ज्ञात करना, अर्थात माइनर्स के द्वारा कोफैक्टर ज्ञात करना। अब अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि यदि हमें किसी सारणिक का मान ज्ञात करना है तो हम इन कोफैक्टर्स अर्थात सहखंड के द्वारा विस्तार करके किसी सारणिक का मान ज्ञात करते हैं। सामान्य रूप से हम रो 1 से अर्थात पहली रो से सारणिक का विस्तार करते हैं। तो उदाहरण के रूप में हम यहाँ देख सकते हैं एक मैट्रिक्स है हमारे पास में जिसकी फर्स्ट रो 1 2 3, सेकंड रो 0 2 4 और थर्ड रो 0 0 5। यदि हम इसको R1 से विस्तार करते हैं तो आप देख सकते हैं R1 से विस्तार करने के बाद A11 A12 A13 अर्थात एलिमेंट्स के मान रखे और कैपिटल A11 A12 A13 हमने जो इसके कोफैक्टर्स ज्ञात किए हैं उनके मान रखे और मान रखने के बाद में जिस तरह से हम हल करते हैं और हमने पाया कि इस सारणिक का मान 10 आ रहा है। अब यदि यही प्रक्रिया हम R2 से करें तो हम देख सकते हैं R2 अर्थात एलिमेंट्स हो जाएंगे 0 2 4 और उनके संगत कोफैक्टर्स कैपिटल A21 A22 A23। यदि इन A21 A22 A23 के मान रखें और रो के एलिमेंट्स के मान रखें और इसको हल करें तो भी हम पा रहे हैं कि इसका मान 10 ही आ रहा है, अर्थात R2 से विस्तार करने पर भी सारणिक का मान 10 ही प्राप्त हो रहा है। R3 से विस्तार करके देखें तो A31 A32 A33 कैपिटल A31 कैपिटल A32 कैपिटल A33 इनके मान हमने रखे और हम देख रहे हैं कि इसका मान भी 10 आ रहा है। यही प्रक्रिया यदि हम कॉलम से करके देखें तो कॉलम से करने के बाद में भी हम पा रहे हैं कि इसका मान वही प्राप्त हो रहा है। C2 से विस्तार किया हमने सेकंड कॉलम से तो भी वही प्राप्त हो रहा है। C3 से विस्तार किया तो भी वही प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी सारणिक का विस्तार किसी भी रो से किया जा सकता है या किसी भी कॉलम से किया जा सकता है और
उस सारणी का मान अप्रभावित होता है। इसी चीज़ को आगे के सवाल में हम देखते हैं। हमें प्रश्न क्रमांक 3 में दिया हुआ है दूसरी पंक्ति के अवयवों से संखंडों का प्रयोग करते हुए इस सारणी का मान ज्ञात करना है। तो यही प्रक्रिया हमने सबसे पहले तो हमने सारे सहखंड ज्ञात कर लिए। आप देख सकते हैं कि ये हमने सहखंड A21, A22, A23 ज्ञात कर लिया है। और सारणी का मान ज्ञात करने के लिए हमें इस सूत्र की आवश्यकता पड़ रही है। डेल्टा इज इक्वल टू A21 कैपिटल A21 A22 A22 का कोफैक्टर इंटू प्लस A23 इंटू A23 का कोफैक्टर। इन मानों को हमने रखा और हम प्राप्त कर रहे हैं 7, जो इस सारणी का मान है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग कर सारणी का मान ज्ञात करना है। अब यदि हम तीसरे कॉलम से विस्तार करेंगे तो हमें इस व्यंजक में मान रखना होगा, और इस व्यंजक में मान रखने के लिए हमें A13, A23 और A33 का मान ज्ञात करना होगा। और इस सारणी में हमने मान रख दिया और सारी स्टेप्स को हमने सिंप्लीफाई करते गए। और सिंप्लीफाई करने के बाद में आखिरी जो स्टेप प्राप्त हो रही है वो ये हो रही है, और यही हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न देखें। किसी मैट्रिक्स जो 3/3 की है उसका हमें प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करना है। तो प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करने की हम प्रक्रिया देख चुके हैं। सबसे पहले हम सारणी का मान ज्ञात करते हैं। तो हम देख सकते हैं सारणी का मान हमें 10 प्राप्त हो रहा है। फिर अगली प्रक्रिया में हम सारणिकों के कोफैक्टर्स ज्ञात किए हैं। इस सारे 9 कोफैक्टर्स हमने ज्ञात कर लिए हैं यहाँ पे इस प्रक्रिया में। फिर अगली प्रक्रिया में हम एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करने के लिए जो हमने कोफैक्टर्स लिखे हैं उनको एक सारणी के रूप में लिख लेते हैं, उनको एक मैट्रिक्स के रूप में लिख लेते हैं और उनका ट्रांसपोज लेते हैं, अर्थात उनका परिवर्तन लेते हैं। तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में बदल गई है, सेकंड रो सेकंड कॉलम में बदल गई है, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम के रूप में हमने लिख लिया है। तो इस तरह से ये हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स प्राप्त कर लिए। और A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, इसमें मान रखने के बाद में ये मैट्रिक्स हमें जो प्राप्त हो रही है ये A इनवर्स है। इसी प्रकार इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। इसमें भी हमें A इनवर्स ज्ञात करना है। तो वही प्रक्रिया हमने की है। सबसे पहले सारणी का मान ज्ञात किया है, इसके कोफैक्टर्स ज्ञात कर लिए हैं, उनके द्वारा हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात कर लिए। एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करने के बाद A इनवर्स ज्ञात करने के लिए एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, इस सारणी का मान रखा हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स का, और डिटर्मिनेंट ऑफ A का मान रखा, और हल करने के बाद ये हमें A इनवर्स प्राप्त हो रहा है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रगुण है कि यदि हम दो सारणिक जो मान लीजिए कि समान ऑर्डर के हैं, अर्थात दोनों वर्ग आव्यूह हैं, और हमें ये सत्यापित करना है कि AB और A इंटू B करने के बाद में जो मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है उसका इन्वर्स लें और उसको निकाल करके रख लें। फिर B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स करें तो दोनों परिणाम समान होते हैं। ये अब हम इस उदाहरण के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो हमें दोनों मैट्रिक्स दी हुई है, तो मैट्रिक्स A की सहायता से हम A इन्वर्स का मान ज्ञात कर रहे हैं, ये हमने ज्ञात करके रख लिया। इसी प्रकार B के द्वारा हमने B इन्वर्स का मान ज्ञात करके रख लिया। ये हमारे पास में A इन्वर्स आ गए हैं और B इन्वर्स आ गए हैं। अब हम B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स का मान ज्ञात कर लें। दोनों मैट्रिक्स का गुणा किया और गुणा करने के बाद में
ये परिणाम हमें मिल रहा है। तो हमने बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का मान ज्ञात कर लिया। अब यही प्रक्रिया ए इंटू बी ज्ञात करेंगे। मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स बी में गुणा किया हमने, और गुणा करने के बाद में जो मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है उसका इन्वर्स ज्ञात करेंगे। तो उसका इन्वर्स ज्ञात करने के लिए प्रक्रिया वही है, सारणिक का मान ज्ञात करेंगे और सहखंड ज्ञात करेंगे। सहखंड के द्वारा एडजॉइंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स ज्ञात की और उसमें सारणिक ए बी का मान ज्ञात रखा और इसको हल कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने बी इनवर्स ए इनवर्स का मान ज्ञात किया था, जिसे हम समीकरण 1 के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं, और उसके बाद में ए बी का इन्वर्स ज्ञात किया जिसको हमने समीकरण 2 के द्वारा व्यक्त किया। और हम देख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रगुण भी है, जिसे हमने एक एग्जाम्पल के द्वारा सॉल्व करके वेरीफाई करके भी देख लिया है। अगला जो महत्वपूर्ण उदाहरण है उसमें हमें ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है, लेकिन बिना एडजॉइंट वाली प्रक्रिया से गुजरे। यहाँ पर हम इस समीकरण का उपयोग करते हुए आप देख सकते हैं कि ये हमें एक समीकरण दी हुई है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। और ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है a इज इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2, ये इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो इस समीकरण की सहायता से हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो हम देख सकते हैं कि इस दिए हुए समीकरण में हमें ए स्क्वायर की आवश्यकता होगी, माइनस 5 इंटू ए की आवश्यकता होगी और 7 इंटू आई की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम ए इनवर्स ज्ञात करते हैं। तो ये हमने ए का ए में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ए इनवर्स का मान ज्ञात कर लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, इसमें हमने मान रखा, और मान रखने के बाद में हम प्राप्त कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। अब साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान नॉन जीरो है। ये हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान ज्ञात किया और हम देख रहे हैं कि इसका मान 7 आ रहा है जो नॉन जीरो है। इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स विद्यमान है। अब ए इनवर्स विद्यमान है तो उस स्थिति में हम समीकरण, ये जो दिख रही है आपको, इस समीकरण में ए इनवर्स का दोनों पक्षों में गुणा किया। दोनों पक्षों में गुणा करने के लिए हमने क्या किया कि 7i को राइट हैंड साइड में ले गए। तो ये इक्वेशन आपकी इस रूप में बदल गई, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 7i। इसमें हमने दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा किया। ए इनवर्स से गुणा करने पर हम देख रहे हैं ए इंटू ए इनवर्स माइनस 5a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस 7i इंटू ए इनवर्स। अब इसको सिंप्लीफाई किया हमने। सिंप्लीफाई करने पर हम देख सकते हैं ए का ए इनवर्स में गुणा करने से आई प्राप्त हो रहा है और आई का ए में गुणा हो रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये ए इनवर्स कैंसिल हो गया, हमें आई मिल रहा है। तो ये एक परिणाम हमें प्राप्त हो रहा है कि ए इंटू ए माइनस 5i इज इक्वल टू माइनस 7 ए इनवर्स। अब इसकी सहायता से माइनस 7 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए। तो जो हमें परिणाम मिल रहा है वो इस रूप में मिल रहा है, ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस 1/7 ए माइनस 5i। ये इसमें यदि हम ए का मान रख दें और आई का मान रख दें और इसको हल करें, जैसे कि इस स्टेप में इसको हल किया है,
और हल करने के बाद में हमें ए इन्वर्स का मान प्राप्त हो रहा है। तो इसमें हम देख सकते हैं ए इन्वर्स का मान हमने बिना एडिजेंट ज्ञात किए, केवल एक समीकरण के द्वारा जिसको वो मैट्रिक्स संतुष्ट करता था, उसके द्वारा हमने ए इन्वर्स का मान ज्ञात कर लिया है। तो अगले सवालों में आप लोग इन सवालों को, इस चीज़ को प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। इसी अवधारणा का उपयोग करते हुए प्रश्न क्रमांक 14 है, जिसमें हमें संख्याएं ज्ञात करना है जिसके लिए दी हुई समीकरण संतुष्ट होती है। तो सबसे पहले इस समीकरण के लिए हमें ए स्क्वायर की आवश्यकता होगी, तो हमने ए स्क्वायर का मान ज्ञात कर लिया है। फिर इस समीकरण को हमें मान रखना है, ए स्क्वायर का मान रखना है, ए मैट्रिक्स का मान रखना है और तत्सम का मैट्रिक्स आई का मान रखना है। तो ये मान रखने के बाद हम देखते हैं, इन मानों को हमने रख दिया है और बराबरी में ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर है। अब ये एक समीकरण प्राप्त हो रही है। यदि हम LHS मैट्रिक्स को हल करते हैं, जिस प्रकार मैट्रिक्स का योग होता है, तो हम प्राप्त कर रहे हैं ये मैट्रिक्स। अब दोनों मैट्रिक्स बराबर कब होगी? जब इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे, अर्थात 11 + 3b ये किसके बराबर होना चाहिए? 0 के। 8 + 2a भी 0 के बराबर होना चाहिए। 4 + a ये भी 0 के बराबर होना चाहिए और 3 + a + b ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो इन समीकरणों को, संगत अवयवों को हमने बराबर ले लिया है यहाँ पर, और इनको हल करने के बाद में जब हम a और b के मान देखते हैं तो a का मान आ रहा है -4 और b का मान आ रहा है +1। इसी प्रकार उदाहरण 15, अब ये उदाहरण 15 में मैट्रिक्स 3x3 की है, जिसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, और ये दी हुई मैट्रिक्स, दी हुई समीकरण a³ - 6x² + 5a + 11i को संतुष्ट करती है, और इसकी सहायता से हमें ए इन्वर्स का मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले तो ए इन्वर्स का मान ज्ञात कर, ए स्क्वायर का मान ज्ञात कर लेते हैं, जिसके लिए हमें ए का ए में गुणा करना पड़ेगा। a³ का मान ज्ञात कर लेते हैं। a³ ज्ञात करने के लिए हमने ए स्क्वायर ज्ञात कर लिया है, उसमें मैट्रिक्स ए का गुणा करेंगे तो a³ मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। अब तीनों मैट्रिक्स हमने प्राप्त कर लिए। अब इस समीकरण a³ - 6x² + 5a + 11i, इसमें इन मैट्रिक्स के मान रखें, और इस स्टेप में हमने मान रखे यहाँ पर, और मान रखने के बाद में जब हमने हल किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं, इस स्टेप में हमने इसको सिंप्लीफाई किया, इस स्टेप में हमने सिंप्लीफाई किया, और जब हमने हल करने के बाद में इसका परिणाम देखा तो हम प्राप्त कर रहे हैं जीरो मैट्रिक्स, अर्थात दी हुई मैट्रिक्स इस समीकरण को संतुष्ट करती है। तो ऐसी स्थिति में हम a³ मैट्रिक्स का दोनों पक्षों में गुणा किया, क्योंकि हम देख चुके हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान नॉन जीरो है। ये हमने अगले स्टेप में चेक करके देख लिया है। देख सकते हैं इस स्टेप में कि इस सारणी का मान 0 है, नॉन जीरो है, ये वाली स्टेप में। अब हमने ए इन्वर्स से गुणा किया है, तो ये समीकरण का रूप ये मिल रहा है हमें। ए से गुणा करने के बाद में आई मिल रहा है, तो ये आप देख सकते हैं, और इसको हल करने के बाद में ये समीकरण प्राप्त हो रही है, और ये ए इन्वर्स के बराबर है। तो इस समीकरण में हमने मान रख दिए 1/11, ए स्क्वायर का मान रख दिया, -6a का मान रख दिया, 5 × i का मान रख दिया, और ये हल करने के बाद हम देख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है, और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया ये मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है, और इसके बाद में अगले स्टेप में, तो इस प्रकार से ये हमारा ए इन्वर्स प्राप्त कर लिया है हमने। तो इन प्रश्नों को आप
हल करके देखें और प्रैक्टिस करके देखें। धन्यवाद।